नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। आज देश को नई राष्ट्रपति मिलने जा रही हैं। 15वीं राष्ट्रपति के पद पर पहली बार आदिवासी समाज से कोई पहुंचेगा। हालांकि द्रौपदी मुर्मू को विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा टक्कर दे रहे हैं, लेकिन द्रौपदी जी को जो वोटों का अनुमान मिल रहा है वो अनुमान से भी ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। तो नतीजों का ऐलान देर शाम होगा। बहरहाल आज एक और खबर सुर्खियों में बनी रही। कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी की नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ हुई। ये करीब 2.5 घंटे चली। अब ईडी ने उन्हें 25 जुलाई को बुलाया और इसी मामले में आपको बता दें उनके दोनों बच्चे उनके साथ थे और राहुल गांधी से 5 दिन तक कई घंटे पूछताछ हुई थी। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एआईसीसी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि ईडी को केंद्र सरकार अपना हथियार बनाकर विरोधियों के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रही है और सोनिया गांधी का बयान वो घर जाकर भी ले सकती थी। तो आपको एक ग्राफिक के जरिए हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई है जो विपक्ष के नेताओं पर। तो जो विपक्ष के नेता एक फेहरिस्त है। पहले तो हम सोनिया गांधी, राहुल गांधी का इस फेहरिस्त में जिक्र है, फिर सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी, कीर्ति चिदम्बरम कांग्रेस, कार्ति चिदम्बरम, पी चिदम्बरम कांग्रेस, डीके शिवकुमार कांग्रेस, संजय राउत शिवसेना, अनिल परब शिवसेना, फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, अजीत पवार एनसीपी, अभिषेक बैनर्जी तृणमूल कांग्रेस, अनिल देशमुख एनसीपी, नवाब मलिक एनसीपी और कुछ नाम और भी हैं। बहरहाल विपक्ष का आरोप यह है कि जब नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं या वहां जाते हैं तो जो एजेंसियां नरमी दिखाती हैं। तो बीजेपी जो कौन से कुछ नाम हैं जो गिनाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में गए, शारदा घोटाले में इनका नाम आया था। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आय से ज्यादा संपत्ति है बीजेपी के हैं। नारायण राणे कांग्रेस से बीजेपी में आए, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इन पर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के, तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए, नारदा घोटाले में इनका नाम है। तो हमारे साथ बहरहाल कांग्रेस के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी समय देने के लिए। तो आज कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। सोनिया गांधी से 2.5 घंटे तक पूछताछ हो रही है। जो ये विरोध प्रदर्शन का तरीका है, पहले लगा शायद कमजोर है, लेकिन बाद में कई राज्यों से तस्वीरें आई हैं। क्यों ऐसे माना जाए कि बदले की ये कार्रवाई है या कार्रवाई की जा रही है? किस तरह से कांग्रेस समझाएगी लोगों को, क्योंकि एक कानूनी मामला है जो वहां पर है, लेकिन एक विरोध प्रदर्शन भी जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, जोश उन्हें भरना बहुत अहम था कांग्रेस के लिए। देखिए, ये संस्थाएं कांग्रेस ने ही खरीदी, ये कानून सब कांग्रेस के समय में ही पास, मगर इन संस्थाओं के दुरुपयोग जिस प्रकार से विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है, एक के बाद एक विपक्षी दल को किसी न किसी तरीके से बदनाम करने की, उसकी लीडरशिप को बदनाम करने की और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। या तो हमारी लाइन पर आओ, यदि हमारी लाइन पर नहीं आते हो, तुम आवाज बुलंद करते हो, तो फिर हमारे पास ईडी है, हमारे पास सीबीआई है, हमारे पास इनकम टैक्स है। अब महाराष्ट्र के अंदर तो गवर्नमेंट तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। एक नई पार्टी बना दी गई जो है महाराष्ट्र के अंदर, जो है उसमें ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, इन सब का उपयोग हुआ, सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग हुआ। तो ये गंभीर चीज है। संस्था है ईडी, हमारे नेताओं ने उसका आदर किया जब उन्होंने सम्मान दिया। राहुल गांधी जी को 5 दिन लगातार बुलाया और 11.5 घंटे पूछताछ की। इसमें तो महाभारत, उपनिषद, पुराण,
चारों वेद कई कई बार पढ़े जा सकते थे, मगर हम यही नहीं समझ पाए कि साढ़े 11 घंटे 5 दिन राहुल गांधी जी से क्या पूछा गया, लोगों को बताया भी नहीं गया क्या पूछा गया। सोनिया जी को बुलाया, सोनिया जी ने, जहां तक हमारी जानकारी है, उन्होंने कहा कि मैं आज शाम को भी आ सकती हूँ, मुझे बार बार न बुलाने के बजाय एक बार जो पूछना है आप पूछ लीजिए, आज पूछिए कल तक पूछिए। लेकिन ईडी ने कहा नहीं, शाम के वक्त हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे पास फला व्यवसाय नहीं है, तो हम आज आपसे नहीं पूछ सकते, कल भी हम नहीं पूछ सकते, हम आपको कोई बात में बुलाएंगे। फिर अंतोगत्वा जो है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सजेशन पर उन्होंने शायद अभी भी कोई वो नहीं है कि अब मंडे को बुलाने की बात। बिल्कुल हरीश जी, 25 तारीख को मैं हम लोग जी हम संस्था हम ये बुलाएं हमारे नेताओं को, हम अपनी बात, उनको जो जानकारी है, तथ्य हैं, जो छुपाए नहीं छुप रहे हैं वो सब। हरीश जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाह रही थी कि इस पूरे मामले में क्योंकि तमाम नेता, विपक्ष के भी नेता हैं जिनसे पूछताछ हो रही है, वो भी यही कहते हैं कि हम पे एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, तो विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पाता? मैं ये आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आज जैसे सोनिया जी की तबीयत को देखते हुए कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि भाई उनसे घर में जाके भी पूछताछ की जा सकती थी। हालांकि ईडी की तरफ से एक तरह से हमारी सहयोगी नीता बता रही थी कि डॉक्टर वहां पे मौजूद थे, सब मास्क, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज रहती है सोनिया जी की। लेकिन अपने आप में इस मुद्दे पर विपक्ष क्यों नहीं साथ आ सका, या क्यों नहीं लाया गया? सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जमीन पे दिखे, जरा बताइए। आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया। पहली बात तो यह है कि कानून कहता है कि महिला से और बच्चों से पूछताछ कुछ करनी है तो आप घर पर जाइए। वो सोनिया जी को फैसिलिटी नहीं दी, वो सांसद हैं, लेकिन जो है आप संसद के दिनों में उनको बुला रहे हैं। ये एक पक्ष है जो दिखाता है कि किस तरीके से सरकार जो है ईडी के इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग कर रही है। हम इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हुए इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी को बनाए रखने के लिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, संवैधानिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ये विरोध कर रही है। और हम चाहते हैं, हम सब विपक्ष के लोगों से अपील करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आइए इस सवाल पर हम केवल सैद्धांतिक रूप से एक न हो, बल्कि एक्शन में भी हम एक दिखाई दे। हम जो उनके सवाल हैं बैठ करके उसको बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, और देश की बात में आप जुड़े हमारे साथ। और अब दूसरी खबर, अगली खबर का हम रुख करते हैं, बात करते हैं हम विपक्ष के एक नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो किस तरह से लगातार सरकारों से सवाल करते हैं। एक और ये सवाल सामने उन्होंने खड़ा किया अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे को लेकर। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने। अब उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर जाने के आवेदन को नकार दिया है। फाइल पर लिखा है ये मेयरों का कार्यक्रम है, सलाह मुख्यमंत्री इसमें ना जाएं, ये सलाह दी है। इसमें जवाब में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा है कि मैं माननीय उपराज्यपाल की सलाह से सहमत नहीं हूं, और उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो सिंगापुर दौरे के लिए सीधा विदेश मंत्रालय में आवेदन देंगे, और उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय भी मुख्यमंत्री की तरह मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल के एडवाइजरी से सहमत नहीं होगा और अनुमति देगा जाने के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास चलते हैं। फिर हमारे पास साथ एक अहम खास संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। चलिए पहले हम संजय सिंह के पास ही चलते हैं। संजय सिंह हमारे साथ राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जुड़ गए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी जुड़ने के लिए। अब अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है वो अपने आप पे चुनौती लगातार दे रही है। आज मैं उनका गुजरात का कार्यक्रम में बिजली पे बयान देख रही थी, कार्यक्रम में कितनी खबरें ले हम, लेकिन जो ये उनका सिंगापुर का दौरा है, इसमें जो उपराज्यपाल की तरफ से जो कहा गया है कि तो मेयर्स की कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुख्यमंत्री की जाने की क्या आवश्यकता, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो जाएंगे। तो जरा ये बताइए क्या राजनीति हो रही है ये? देखिए निधि जी, ये तो बहुत ही हास्यास्पद तर्क है। अगर दुनिया के डॉक्टर्स का कोई सम्मेलन हो और उसमें अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया जाए
और कहा जाए कि केजरीवाल जी आइए और अपने हेल्थ मॉडल के बारे में बताइए, तो केजरीवाल जी कहेंगे कि नहीं नहीं, पहले मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाइए, तब हम हेल्थ मॉडल के बारे में बताएंगे। दुनिया के शिक्षाविदों का कोई सम्मेलन हो और केजरीवाल जी को बुलाया जाए कि आइए और अपने एजुकेशन मॉडल के बारे में बताइए, तो केजरीवाल जी कहेंगे कि पहले मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाइए, तब हम आएंगे अपने शिक्षा के बारे में बताने के लिए। दुनिया के वैज्ञानिकों का कोई सम्मेलन हो, साइंटिस्ट का, उसमें बुलाया जाए तो केजरीवाल जी कहे कि मुख्यमंत्री को बुलाइए। ये तो एक बड़ी हास्यास्पद बात है। और निधि जी, आप भी जानती हैं, भारत एक बड़ा देश है। यहां पर बड़ी सिटी दिल्ली है, जहां पर 2 करोड़ की आबादी है, जहां पर असेंबली है। दुनिया के बाकी शहरों में असेंबली की व्यवस्था नहीं है। वहां पर मेयर होते हैं, यहां मुख्यमंत्री होता है। यहां की पॉपुलेशन के हिसाब से यहां पर असेंबली बनी। तो ये एक अपने आप में हास्यास्पद बात है। बात दरअसल क्या है कि उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब केजरीवाल जी जाते तो शिक्षा मॉडल की बात करते, जिस मॉडल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री आती हैं, जिस मॉडल को देखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव आते हैं, जिस राज्य के मॉडल को देखने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं, उस शिक्षा मॉडल की चर्चा होती, फ्री बिजली की चर्चा होती, फ्री पानी की चर्चा होती, मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा होती। और ऐसा कोई मॉडल मोदी जी के पास नहीं है, तो उनका एक नकली मॉडल है, केजरीवाल का असली मॉडल है। यह खुलासा पूरी दुनिया के सामने हो जाता। शायद इसी डर के कारण नरेंद्र मोदी जी नहीं जाने देना चाहते हैं केजरीवाल को। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ निधि जी हमारे साथ। जब डेनमार्क की यात्रा पे जाना था केजरीवाल जी को, उस वक्त भी उनकी यात्रा पर रोक लगा दी गई थी कि नहीं नहीं, आप नहीं जाएंगे कोपेनहेगन। अब कह रहे हैं नहीं, आप सिंगापुर नहीं जाएंगे। भाई, केजरीवाल से इतना क्यों डर लगता है मोदी जी? संजय, मैं क्यों उनके मॉडल से इतना घबराते हैं? बिल्कुल, मैं आपसे एक सवाल ये और अब अगर तर्क भी देना है तो थोड़ा पढ़ लिख के समझदारी से तर्क दीजिए। और कौन से लोग तर्क दे रहे? जो लोग मंगोलिया में जाके गधा भेंट लेते हैं, जो लोग दुबई के शेखों से गले मिलते हैं जा जाके, वो हमें सिखा रहे हैं। संजय, मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूं आपसे। बिना बुलाए निधि जी, बिना बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने मोदी जी चले जाते हैं, और वो केजरीवाल को समझा रहे हैं कहां जाना है कहां नहीं। संजय, मेरा एक सवाल यह है कि क्यों मैंने राजनीति बोला था, क्योंकि हमने हाल में देखा था राहुल गांधी भी कैम्ब्रिज चले गए थे, उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया, उसका इतनी चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री जो हमारे दिल्ली के हैं, जो ये परमिशन का मसला है, यही एक तरह से एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। तो वो राजनीतिक के माहिर है, मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, तो ये हमें जरा समझाइए, क्या परमिशन लेना विदेश मंत्रालय से उनके लिए अनिवार्य है? क्योंकि शायद राहुल गांधी ने परमिशन ली या नहीं ली, मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस बारे में। उस लिहाज से जरा आप बताइए, समझाइए। नहीं, ये दूसरा मामला है निधि जी। केजरीवाल जी के मामले में ये पहली बार नहीं हुआ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि डेनमार्क की यात्रा पे उनको 2019 में जाना था और वहां के सम्मेलन में हिस्सा लेना था। उस सम्मेलन में भी नहीं जाने दिया गया। यहां पर सिंगापुर की सरकार ने उनको आमंत्रित किया है। अरविंद केजरीवाल घूमने, सैर सपाटा करने, सिंगापुर देखने नहीं जा रहे हैं। वो जा रहे हैं दुनिया में वर्ल्ड सिटी कॉन्फ्रेंस जो है उसमें हिस्सा लेने के लिए, जहां पर दुनिया के तमाम देशों के नेता आएंगे। अब उस सम्मेलन में बात क्या होगी कि दिल्ली का मॉडल क्या है, क्या काम आपने किया दिल्ली में, तो इस पर तो गर्व होना चाहिए पूरी की पूरी भारत सरकार को, भारत की जनता को, हर आदमी को खुशी होगी कि भाई ये अब चर्चा हो रही है एजुकेशन, हेल्थ की, बिजली की, पानी की, जाके सिंगापुर में। अब उसमें परमिशन की एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को केजरीवाल जी फॉलो कर रहे हैं। अगर ना फॉलो करें तो कह लगे देखो ये तो बिना बताए चला गया। तो आगे की रणनीति क्या, तो संजय जी? देनी नहीं है। संजय जी, आगे की रणनीति क्या है? मैं ये कह रहा हूं भाजपाइयों से कि कृपा करके थोड़ा, अगर झूठ भी बोलना है, कोई तर्क भी देना है, तो कोई ठोस बात निकालिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मंगोलिया तक जाके गधा भेंट में लेते हैं, नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए चले जाते हैं, और शेखों से मिलने चले जाते हैं, और हमें सलाह दे रहे हैं कि मेयर की कॉन्फ्रेंस है इसलिए नहीं जाना है। अरे भाई, डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, मेयर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, एजुकेशन के मामले में दुनिया भर के प्रोफेसर्स बुलाएंगे, साइंटिस्ट बुलाएंगे,
एक मुख्यमंत्री के तौर पे अगर केजरीवाल जी जाएंगे तो उससे देश का नाम होगा। बिल्कुल। क्यों ऐसी बातें आप लोग करते हैं? चलिए, आप संजय जी जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में किस तरह से ये विदेश यात्रा सिंगापुर की एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आपको अरविंद केजरीवाल आज आपको बता दें गुजरात भी पहुंचे हुए थे। गुजरात विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहली गारंटी का ऐलान किया है। गुजरात दौरे पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने कहा सरकार बनते ही 3 महीने के भीतर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी, साथ ही 31 दिसंबर तक का सारा पुराना बकाया भी माफ किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जो चुनौती दे रहे हैं, विपक्ष की जो भूमिका निभा रहे हैं, वो अपने आप में सुनिए वहां क्या कहा उन्होंने। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली मिलेगी। दूसरी गारंटी, अब अगर मैं कहूं 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी और बिजली ना आए तो वे तो गड़बड़ बात है। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। 24 घंटे बिजली देना और फ्री बिजली देना ये एक मैजिक है, और ये केवल ऊपर वाले ने मुझे सिखाया और किसी को नहीं आता। किसी नेता को नहीं आता, किसी पार्टी को नहीं आता। कोई आके कहे अगर कोई और कि फ्री बिजली दूंगा, 24 घंटे दूंगा, मत मानना, केवल ऊपर वाले ने मुझे ये विद्या दी। तो हमने तय किया है कि 31 दिसंबर के पहले के सारे डोमेस्टिक बिल माफ कर दिए जाएंगे। तो ये गुजरात चुनावों की आप तैयारी देख रहे थे। बहरहाल आइए अब एक खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाह फैलाने की अपराध बताने वाली, इसके लिए सजा तय करने पर कानून बनाए जाने की गुहार वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज वहां पे सुनवाई हुई। हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव से 6 हफ्ते में हेट स्पीच से निपटने को लेकर राज्य से डेटा इकट्ठा करने के लिए भी कहा है। तो हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ मौजूद है। बहुत अहम मसला है ये हेट स्पीच का, तमाम इसका असर भी हम देखते हैं अपने समाज में। आशीष, क्या हुआ कोर्ट में? जी देखिए, कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में गाइडलाइन जारी की थी और कहा था कि प्रिवेंशन जरूरी है, यानी उसको निवारक कोई घटना होने से पहले रोकी जाए, अगर घटना हो जाए तो फिर उसको सुधार कैसे किया जाए और फिर उपचारात्मक उसका किस तरीके से उस पर आगे काम किया जाए, ये तमाम चीजों को लेकर एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की थी। उसका पालन करना हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने फिर एक बार कहा है कि एक्शन टेकन, जो कार्रवाई की गई है राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऐसे मामलों में जहां पर हेट स्पीच दी गई या मॉब लिंचिंग की गई, वो तमाम डाटा सुप्रीम कोर्ट को दिया जाए और बताया जाए कि क्या कदम राज्य सरकारों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने, केंद्र सरकार ने उठाए हैं। केंद्रीय गृह सचिव को कहा है कि 6 हफ्तों के अंदर तमाम डाटा इकट्ठा करें, एक बुकलेट के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। तो जाहिर तौर पर एक गंभीर मुद्दा है, एक अहम मुद्दा है, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से धर्म संसद पर कड़ा रुख सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था, जिसके चलते हरिद्वार में जो धर्म संसद होनी थी वो नहीं हो पाई। तो निश्चित तौर पर एक अहम मुद्दा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट लगातार हेट स्पीच के खिलाफ कदम उठाता रहा है और एक बड़ा कदम ये भी उठाया। बिल्कुल आशीष, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका समाज पे जो असर पड़ता है वो अपने आप में चिंताजनक बात है। तो आपको ये भी बता दें कि ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग पर पूजा की इजाजत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला अभी लंबित है, इसलिए कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग यानी शिवलिंग कितना पुराना है ये पता करने के लिए GPRS सर्वे कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला निचली अदालत में पहले उठाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले में वाराणसी अदालत के फैसले का इंतजार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई योग्य होने पर सुनवाई करता रहेगा ट्रायल कोर्ट। और देश की बात में आपको आगे ले चलेंगे उत्तर प्रदेश। वहां के नाराज मंत्री ने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री से भी मुलाकात की, लेकिन अब एक और मंत्री की चिट्ठी वायरल हो रही है। एक रिपोर्ट दिखाएंगे।
बात उत्तर प्रदेश की। जातिगत भेदभाव और तबादलों में भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगाकर अमित शाह को इस्तीफा भेजने वाले मंत्री दिनेश खटीक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके लखनऊ वापस लौट गए हैं। यह मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि इसी तरह की एक और चिट्ठी एक दलित विधायक की वायरल हो रही है। बीजेपी अब कैसे इस मुद्दे पर डैमेज कंट्रोल में जुटी है, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने बुधवार देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात में दिनेश खटीक ने अधिकारियों के बात न सुनने, काम का बंटवारा न होने और दलित होने के चलते तवज्जो न दिए जाने की शिकायत की। जेपी नड्डा ने उन्हें सलाह दी कि पार्टी फोरम पर ही अपनी बात रखें और पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलें। फिलहाल जिस तरीके से तबादलों के ऊपर में एक के बाद एक तमाम सारे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, जब ये आरोप लगा दिनेश खटीक की ओर से तो उसके बाद में मत्स्य विभाग में हुए तबादले जो है वो वापस ले लिए गए और ये भी पता चल रहा है कि कल यानी बुधवार को देर शाम को एक आपात बैठक जो जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव उन्होंने बुलाई और बाकायदा उस बैठक में ये जानकारी ली कि आखिर कैसे दिनेश खटीक की शिकायतों की इतनी लंबी फेहरिस्त है। उन अधिकारियों को भी उन्होंने तलब किया और उनसे भी पूछा कि भाई आपने दिनेश खटीक जी को क्या बोला, कैसे आपकी बातचीत हुई। तो ये सारी चीजें जो है वो उस बैठक में डिस्कस हुई। ये भी कहा जा रहा है कि सिंचाई विभाग में जो तबादले हुए हैं उसमें भी फेरबदल होने की अब संभावना है। उधर उन्नाव के एक और बीजेपी के दलित विधायक बंबालाल दिवाकर की एक चिट्ठी वायरल हो गई है। इसमें वो एक इंजीनियर पर काम न करने और असंसदीय भाषा बोलने की बात कह रहे हैं। साफ है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के रवैये से बीजेपी का एक धड़ा खासा नाराज है। शायद इसीलिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ट्वीट करना पड़ा कि यूपी के हर अधिकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मंत्रीगणों के साथ जनप्रतिनिधियों को सुनकर उनका काम करें। गुरुवार को योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हो सकती है। उधर जतिन प्रसाद ने भी दिल्ली में डेरा डाल रखा है। खबर है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जतिन प्रसाद को मना लिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। जतिन प्रसाद तो मान गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को मंत्री और विधायकों की अफसरशाही से संबंधित शिकायतें गंभीरता से दूर करनी पड़ेंगी, वरना उनकी चुनौतियां आने वाले वक्त में और बढ़ेंगी। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर बुंदेलखंड से। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कल हुई तेज बारिश में जगह जगह से धंस गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई को ही 4 दिन पहले इसका उद्घाटन किया था। अब इसकी गुणवत्ता को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। इस पर समाजवादी पार्टी इसे लेकर सरकार पर हमले बोल रही है। बात कर्नाटक की। कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता ईश्वरप्पा को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। एक कॉन्ट्रैक्टर ने उन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए खुदकुशी कर ली थी। राज्य में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि पुलिस ने सरकार के दबाव में ईश्वरप्पा को क्लीन चिट दी है।
12 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल ने उडुपी में आत्महत्या कर ली थी। इससे पहले सोशल मीडिया पर उसकी एक पोस्ट वायरल हुई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि ईश्वरप्पा और उसके सहयोगियों ने 4 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट का बिल पास करने के लिए 40% रिश्वत मांगी है। उसने कर्ज लेकर ईश्वरप्पा के कहने पर काम पूरा किया था। संतोष की मौत के बाद उसके परिवार ने भी ईश्वरप्पा पर आरोप लगाए थे। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।